आपके सामने सबका ही आ चुका है, लेकिन वो आने से पहले मैं कुछ बताऊंगा। दैट इज, मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, जो सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। मेरा पर्सनली एश्योरेंस वर्ड में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ऑडिटिंग। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑडिटिंग, यहां पर क्या करना पड़ता है? देखिए, बीकॉम लेवल में जितना एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स है, इवन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, उसमें सबसे पहले अगर किसी सब्जेक्ट का नाम होता है, दैट इज होता है आपका ऑडिटिंग। एंड उससे पहले भी कोई आता है, दैट इज टैक्सेशन। मैं बोलूंगा ऑडिटिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पर आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग एक अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3 में, व्हाटएवर में भी हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जानते हैं। लेकिन हम लोगों का कौन बोला है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो रिलायबल है और रेलिवेंट है, उसमें कोई एरर फ्रॉड नहीं है, एज पर जो रूल्स रेगुलेशन है उसी अनुसार प्रेजेंट हुआ है। आप लोग तो सब पंडित नहीं है, लेकिन आप लोग को कैसे पता चलेगा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम परफेक्टली अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है। मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वो तो उसका इंटरनल मैटर हो गया। मैं बोलूंगा उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग है, जैसे रिकॉर्डिंग होना चाहिए वो ऐसा प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है और नहीं। आप अगर एक इंस्टॉलेशन को कैपिटल एक्सपेंडिचर का जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, तो आपका बैलेंस शीट तो मिल जाएगा, टैली कर जाएगा, लेकिन क्या वो सही बैलेंस शीट हुआ है ये कौन आपको बताएगा? आपने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, कौन बताएगा? कौन ये काम करेगा? सब ये काम करेगा दैट इज अ पर्सन जो ये काम करेगा। मतलब ये काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। आप लोग चिल्ला के बोलेंगे, एक लोग सारा जिंदगी भर 1 साल का काम किए और हम लोग 2 मिनट में बता देंगे। यस, हम लोगों के पास ऐसा तो कुछ तरीका होना ही चाहिए जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई किए, वैरस हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, हम लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन का असेसमेंट करना जानते हैं। तो क्या सर हम लोग टीचर क्या करने वाला है वो बात जानेंगे अभी। टीचर का काम क्या है बोलो तो? टीचर क्या लिख देता है ना, टीचर स्टूडेंट को सजेस्ट करता है, भाई आप इस तरीके से करिए, उस तरीके से करिए, ये गलत नहीं हुआ। जो एग्जामिनर खाता देखता है वो क्या देता है? वो क्या करेक्शन करके करेक्ट लिख देता है ना, वो राइट रॉन्ग बोल देता है? राइट रॉन्ग बोलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है और रॉन्ग है वो सब बोलता है। तो ये था इवैल्यूएशन ऑफ दैट। आज 9.30 है, मतलब 25 अगस्त 2021 है, अभी 9:13 हुआ है। सब अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करके सब बोलो आप लोगों का नाम क्या है। सब बोलेंगे आप आपका नाम क्या है। कोई 1-2 बंदा बताइए आपका नाम क्या है। शेख ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद लिखिए, सीए ताज मोहम्मद। सब मैं प्रेजेंटेशन में देखना चाहता हूं, नहीं तो मैं क्लास नहीं कराऊंगा। चैट में सब आपका नाम के पहले सीए लिखिए। सीए राहुल चौधरी, सीए नौरीन, सीए नीलिमा, सीए आनाउल्ला, सीए अब्दुल, लिख के सब चैट बॉक्स में लिखिए अपना अपना। देखिए तो लिखने में कैसा लगता है। अच्छा, सीए कैपिटल लेटर में होगा, सीए कोई फुल स्टॉप नहीं है। जल्दी 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। फास्ट, वेरी गुड, सिर्फ एक का आया है। अरे जियो, सीए के भीतर कोई गैप नहीं है, सीए एक साथ वर्ड, वेरी गुड। जो जो सीए लिखेगा उसका ही अटेंडेंस मिलेगा आज। अरे बाप रे, सीए ओरिजित, सीए विष्णुप्रिया, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा इतना सीए देखूंगा तो। सीए दिलशाद, सीए कमानुल्लाह, शेख चांद, आयशा, सीए गुंजा कुमारी शर्मा और
इतना कम तो नहीं है। अलकमान, कुणाल और हिना फिरदौस, ये सब कहां गया? सीए रोहित कुमार शाह। अच्छा, सीए रोहित राय जो न्यू आया है बे बंदा, वो लिखो अपना नाम, सीए रोहित राय। जो न्यू बंदा आया, पंकज लिखो सीए, जल्दी लिखो अपने नाम के पहले सीए। तो लिख दिया अपना, लिख दिया। तुम्हारा दोस्त को भी बोलो लिखने, सब क्लास में लिखेगा सीए। सर आपने लिखाया क्यों? देखो, लिखने के साथ मन में एक फीलिंग्स आ रहा था ना, सीए रोहित राय। राय कैपिटल लेटर में होगा बेटा। एक भीतर में मन में एक फीलिंग्स आ रहा है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। यस, आज के बाद हम लोग जो काम करेंगे, जो क्लास करेंगे, मेरा ऑडिट का क्लास, आप लोग खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑडिटर का वही आप लोग है, मतलब ऑडिटर बनेंगे आप लोग। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? ऑडिट करता है। तो वही आप लोग खुद जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप अपना मन में लेंगे, आप लोग, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और 100% फ्यूचर में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे भी, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे ही। लेकिन यहां पर पढ़ने के लिए, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही पड़ेगा। तो आप लोग सब लिखेंगे सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण के लिए आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए, ऑडिटर का काम क्या है पहले ये जानते हैं। ऑडिट को क्या करना है? ऑडिट में आपको ओपिनियन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बेटा? अच्छा, एक नोटबुक लीजिए सर। मैं छोटा छोटा वर्ड बोलूंगा, वो सिर्फ लिख के रखिए। नोट्स को मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं छोटा छोटा वर्ड बोलूंगा, वो आप सब लिख के रखिएगा। सब एक पेज लेके सामने बैठिए, रफ एमनी। उसके बाद खाता कैसे प्रिपेयर होगा सब मैं बता दूंगा। ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। ओपिनियन मतलब अपना जो एक्सप्रेस करना, ओपिनियन देना। अच्छा, क्या ओपिनियन देंगे? आपका, बंगाली में बोलता है आपका मत प्रकाश, हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका जो भावना है उसको प्रकाश करना, दैट इज ओपिनियन देना। आप किसके बारे में ओपिनियन देंगे? पूरा बिजनेस के बारे में ना बाबा ना, इतना बड़ा क्षमता हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग क्या ओपिनियन देंगे? हम लोग ओपिनियन देंगे किसके बारे में? हम लोग ओपिनियन देंगे क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, एवरीथिंग जो मैंने प्रिपेयर किया है एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर रिक्वायरमेंट जैसे डिस्क्लोज होना चाहिए, एज पर प्रोविजन जैसे प्रोविजन में बोला गया है। अच्छा, और क्या? एज पर जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, फर्स्ट टर्म कान में आया है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। कंप्लायंस करना मतलब उस जो नियम बोला है वो नियम को फॉलो करना बोलता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी क्यों है? बिकॉज वो लॉ में दिया है, दैट्स व्हाई स्टैट्यूट। वो सब फॉलो हुआ है नहीं। दूसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंट्स के बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है, उसमें कहीं पर फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है। ये सब ऑडिटर को क्वालिफाई बोलना पड़ता है, और रेक्टिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ बोलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू। लिखिए वर्ड, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है और नहीं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड्स है और नहीं? सर एरर क्या है? गलती। फ्रॉड क्या है? गुनाह। दोनों में अंतर जानते हो बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गलती एंड गुनाह? सर गलती सर बिना कुछ किए होता है, जानबूझ के किया जाता है। और गुनाह जानबूझ के होता है सर, जानबूझकर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, एग्जैक्टली यू पीपल आर राइट। सर गुनाह जानबूझ के हो जाता है। कौन सा डेंजरस है? एरर ना फ्रॉड।
फ्रॉड फ्रॉड ऑलवेज आर डेंजरस। तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये फ्रॉड हुआ है और नहीं। मतलब मैं क्या सीबीआई ऑफिसर हूं सर? ना ना ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग क्या प्रोसेस सर? ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस आपको अगर कुछ आइडेंटिफाई आ रहा है, अरे भाई ये तो घपला हुआ है, ये तो सही नहीं है, देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, यहां पर गलती हुआ है, फ्रॉड हुआ है, देन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर मुझे अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली दोस्त चार्जिंग गवर्नेंस, जो गवर्नेंस में है वो आपको अपॉइंट करेगा, कंपनी का मालिक आपको अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर आपको अपॉइंट करेगा। सर आपको बताने से मुझे ये लग रहा है ये ऑडिट का मैटर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नो, जो बंदा बिजनेस करना जानता है लेकिन अकाउंट्स करना नहीं जानता है, वो मान लीजिए दीपक और कुणाल को बैठाया है अकाउंट्स में, और उसने क्या किया है, उसको पता ही नहीं है अकाउंट्स क्या होता है और नहीं होता है। दीपक और कुणाल बैठ के पूरा फ्रॉड मारा है, पैसा इधर उधर किया है, उसको थोड़ी ही पता होगा, तब वो किसका हेल्प लेगा? वो बंदे को तो पता ही नहीं है अकाउंट्स का एबीसीडी, वो ऑडिटर का हेल्प लेगा, वो बोलेगा मेरा अकाउंट्स ऑडिट होगा। देखना होगा यहां पर जैसे मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन में बताया था वैसे ही एक्सपेंडिचर हुआ है और नहीं। सर कॉलेज लेवल में ऑडिट होता है, एग्जैक्टली कॉलेज लेवल में ऑडिट होता है। सर कॉलेज लेवल तो फ्रॉड नहीं करता है। हाँ, कॉलेज लेवल में बहुत सारा पैसा आता है जो जहां पर खर्चा करने के लिए बोलता है वैसे ही खर्चा करना पड़ता है। जैसे बोल दिया है माइनॉरिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज पैसा देना होगा, आपने क्या किया? माइनॉरिटीज को पैसा नहीं देखे, जनरल कास्ट को पैसा दे दिया। दे आर नॉट माइनॉरिटीज, हिंदूज आर नॉट माइनॉरिटीज। आपने पैसा हिंदू लोगों को दे दिया लेकिन दे आर तो नॉट माइनॉरिटीज, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है माइनॉरिटी को पैसा देने के लिए। तो ऑडिट में क्या लिखा रहेगा? ऑडिट में लिखा रहेगा जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया था उसी काम के लिए यूज हुआ है। लेकिन ऑडिटर का नाम ताज मोहम्मद लिख दिया है, द पैसा जिस कारण के लिए दिया गया था उस कारण के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ था। द मनी हैज बीन रीइन्वेस्टेड वेयर, हैज बीन एक्सपेंडेड इन द payment of scholarship for what? For Hindu students. The money has been utilization for purchase of books for BCom department. अरे बाबा, BCom के डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी पैसा दिया था। आप कॉलेज बोलेगा सर वो पैसा तो मैंने खाया नहीं है, वो पैसा मैंने कॉलेज में ही लगाया है। अरे भाई 100% कॉलेज में लगाया है वो, लेकिन बोला तो गया था, फंड तो आया था माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप देने के लिए, आपने तो खा लिया पैसा, आपने तो दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब आप ऑडिटर रिपोर्ट देगा दैट इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज, गवर्नमेंट आके आपको कान पकड़ के दो थप्पड़ दे देगा, बोलेगा घटिया नालायक, आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग बोलेंगे सॉरी सॉरी और गलती नहीं होगा। दिन तो क्या करेगा गवर्नमेंट ही जानता है। मतलब ऑडिट हर जगह में हो सकता है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। दिमाग में एक लाइन एकदम घुसा लीजिए, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वहां पर ऑडिट ही होगा, ऑडिट हो ही सकता है, वो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स हो, होगा ही होगा। तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ सर? ये तो एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ गया है। ऑडिट का मतलब करेक्शन नहीं है, ऑडिट का मतलब है एश्योरेंस। ये एश्योर करना पड़ता है। कौन सा एश्योरेंस? एब्सोल्यूट न रीजनेबल। ये क्या मतलब हुआ? मैं क्या कंफर्म 20-25 ट्रांजैक्शन वाउच करके मैं बोल सकता हूं? सॉरी, मैं क्या 20-25 ट्रांजैक्शन वाउच करके मैं बोल सकता हूं देयर इज नो एरर इन एवरीवेयर? क्या मैं बोल सकता हूं इतना क्षमता मेरे पास है? मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकता हूं, बट मेरा एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज बोल रहा है रीजनेबल एश्योरेंस। आई रिपीट द वर्ड, ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सब मुंह से बोलिए, सब कान में से, नाटक की तरह सीरियल की तरह सुनने से नहीं होगा, कान में लगाइए और मुंह से बोलिए। ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो कंफर्म नहीं बोल सकता, वो सीबीआई नहीं है, ऑफिसर नहीं है जो बोलेगा जो एकदम परफेक्ट है, वो बोल ही नहीं सकता है, वो बोलेगा रीजनेबली परफेक्ट है। दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस।
वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं पैसा दूंगा, नालायक कहेगा। अरे भाई, आपने ट्रांजैक्शन सारा साल किया है, और ऑडिट सब ट्रांजैक्शन को वाउच नहीं करता है। वाउच मतलब एक न्यू इंग्लिश वर्ड आपने सीखा है, वाउच। लिखिए लिखिए खाता में, VOUCH। वाउच मतलब एक जमीन। वो सबको एक जमीन नहीं कर सकता, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो क्या करता है, मैं अगर सब स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के पूछता हूं तो क्या काम होगा? नो, मैं कुछ कुछ को पकड़ता हूं, बिकॉज सब स्टूडेंट को, 34 स्टूडेंट को मैं अगर पूछूंगा तो 34 स्टूडेंट के साथ 1 मिनट बिताऊंगा तो 34 मिनट्स यहां पर ही खत्म। ओके, तो दैट्स व्हाई सैंपलिंग, ऑडिटर भी सैंपल करता है, कुछ कुछ लेता है, लेके बोलता है ठीक किया है ना गलत किया है। दैट इज का फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। वो सैंपलिंग टेक्निक यूज करके कुछ कुछ लेता है, सब ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता है। वो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन, ये क्या मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव? मतलब 20 तो वेजेस का जर्नल, वेजेस का ट्रांजैक्शन है, वो 20 तो वेजेस का नहीं देखेगा, 2-3 वेजेस देखेगा, बाकी 2-3 को देख के समझ जाएगा बाकी में क्या हुआ है। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स व्हाई वो सब ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दे कांट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो क्या दे सकता है? रीजनेबल एश्योरेंस। क्या एश्योर करेगा? वो एश्योर करेगा क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो दो चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू क्या बेटा? नंबर 1, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो रिजल्ट, बिजनेस का जो ऑपरेशन हुआ है उससे जो रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस आया है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है? कैसे पता चलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू? एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइंस फॉलो हुआ है और नॉट, एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हुआ है और नॉट। ओके, और अगर बैलेंस शीट है वो देखेगा क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एसेट देख रहा है या नहीं। कोई एसेट अंडर चार्ज, डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज वर्कर्स तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर्ली वैल्यू हुआ है और नॉट, ये सब ऑडिटर देखेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। एकदम दिमाग में लगा लो, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑडिटर, जहां पर ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है। ऑडिटर यहां पर सर्टिफाई नहीं करेगा, आई रिपीट, सर्टिफाई नहीं करता है। अच्छा, एक बहुत दिन क्लास में नहीं आया है, स्टूडेंट बोला है मेरा बहुत तबीयत खराब है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एसजे मैम ने बोला है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपने डॉक्टर को लिखा के ले आए, तो हम लोग क्या मानेंगे? वो डॉक्टर का ओपिनियन ना डॉक्टर का सर्टिफिकेशन? सर सर्टिफिकेट, ओपिनियन कैन मे बी रॉन्ग, सर्टिफिकेट नेवर बी रॉन्ग। सर्टिफिकेट कभी भी रॉन्ग नहीं होता। यूनिवर्सिटी आपको पास करने के बाद एक बड़ा पर्चा जो देगा उसमें लिखा रहेगा दैट इज टुनटुनी एंड टुनटुनी हैज पास्ड द बीकॉम एग्जामिनेशन हैविंग 60% मार्क्स। वो क्या है? ओपिनियन यूनिवर्सिटी का ना सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट सर। क्या वो गलत हो सकता है? फॉर्जरी केस नहीं मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अगर दिया है तो गलत हो सकता है? नो सर। ये क्या यूनिवर्सिटी का ओपिनियन है? नो सर। नो, इट इज नॉट द ओपिनियन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो सर्टिफिकेट क्या दिखाता है? फैक्ट। लेकिन रिपोर्ट क्या दिखाता है? दैट इज द ओपिनियन। दोनों में अंतर होता है। सर्टिफिकेट होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट, ट्रू और रॉन्ग, ओपिनियन नहीं। लेकिन रिपोर्ट क्या होता है? ओपिनियन। तो ऑडिटर क्या देगा? सर्टिफिकेट ना रिपोर्ट। ऑडिटर क्या देगा बेटा? सर्टिफिकेट ना रिपोर्ट। वो सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता until and unless it is required। ओके, अपना ऑडिटर का कैपेसिटी में तो रिपोर्ट नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। he can do the report। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सर यस सर, ऑडिटर छोटा छोटा ट्रांजैक्शन को मतलब नहीं देखेगा, वो देखेगा, उसका सब नहीं देखेगा, रिप्रेजेंटेटिव देखेगा, कुछ कुछ देखेगा, सब नहीं देखेगा। तो सर उसमें अगर मिस्टेक निकला तो
तो देन रिपोर्ट लिखेगा कि मिस्टेक है, द आइटम नॉट प्रॉपर्ली, दैट इज मिसस्टेटमेंट, लिखेगा रिपोर्ट में नॉट प्रॉपर्ली, वो लिखेगा बेटा। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस chapters to be covered. Number 1, basic concepts of audit and types. Number 2, audit technique and procedures. Number 3, audit risk. Number 4, vouching and verification. Number 5, company audit, audit report. Other areas of audit. यहां तक जो आप लोगों ने एरिया देखेंगे सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड, लेकिन 7 में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छोड़ के भी बहुत सारा ऑडिट हो सकता है। एनवायरमेंटल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, वो सब हम लोग उस एरिया में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक 1 3 जो अभी तक बात हुआ है ये मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा। ओके, ये मैं भी पढ़ा सकता हूं और नहीं भी पढ़ा सकता हूं, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये 4 एरिया मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो बचा रहता है यहां पर जब जो बात हुआ है कभी संवाद सर पढ़ाएंगे संवाद सर पढ़ाएंगे। ओके, तो मेरा कवरेज इतना तक है, तो मैं देखता हूं एक एक करके आते हैं। कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है आपको। ये नॉन एमसीक्यू पेपर है, मतलब आपको लिखित लिखना पड़ेगा यहां पर, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, बंगाली में मैं लिखने दूंगा नहीं। चैप्टर 1, तो फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। यहां पर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर का एरिया है, वो हम लोग धीरे धीरे आएंगे। अब आते हैं एकदम मेन पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। यहां पर है फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस, जो ये सिलेबस में है मैंने आपको लिख दिया है, और उसमें क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं ऑडिट का मतलब क्या है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बाद में आते हैं, चलो अभी नहीं। यहां तक कोई डाउट, किसी का कुछ पूछना है? अच्छा, बांग्ला के लिए जिज्ञेस करेनी, অরিজিৎ আছিস ক্লাসে? নীলিমা আছিস? Yes, sir. Don't try to be written in Bengali, বাংলায় লিখবে না, No, sir. একদম ইংলিশে। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन में पहले तो ऑडिट क्या होता है बोलो। अच्छा, आपका जो ये ऑडिट करना है वो तो मेरा एम्प्लॉय भी कर सकता है? नो, एम्प्लॉय करेगा तो वो ऑलवेज बायस्ड होगा। क्यों बायस्ड होगा?
वो ऑर्गेनाइजेशन खिलाफ में रिपोर्ट देगा, उसका नौकरी रहेगा। ओके, तो मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, एन ऑडिट is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express a professional opinion। मतलब वो कौन सा ओपिनियन चाहता है? सर एमकॉम पास किया है, बीकॉम पास किया है, मैं क्या ऑडिट कर सकता हूं? नहीं, ऑडिट का काम कर सकते हैं लेकिन ऑडिट का ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ओपिनियन देने के लिए यू मस्ट बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज यू कांट गिव अ ओपिनियन। आप ओपिनियन नहीं दे सकते फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर। ये ओपिनियन सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही माना जाएगा। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, ये सब आप इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे। किसका? एंटिटी का। ये कौन सा टाइप का एंटिटी होगा? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब बिजनेस भी हो सकता है और कॉलेज भी हो सकता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और लीगल फॉर्म, वो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस आ प्रोफेशनल ओपिनियन, मतलब आप ओपिनियन देंगे। कैसा? प्रोफेशनल ओपिनियन देंगे। क्यों एग्जामिनेशन कर रहे हैं? आपको क्या मार्क्स देना है? नो, आपको मार्क्स देना नहीं है, आपको प्रोफेशनल ओपिनियन देना है। ओके, अगर डेफिनेशन को एनालिसिस करते हो तो क्या आता है? एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब अनबायस्ड इवैल्यूएशन। ताज मोहम्मद अगर मेरा कंपनी में ऑडिट करने के लिए आएगा तो ताज मोहम्मद ओपिनियन क्या मेरे फेवरेबल में देगा ना मेरा अगेंस्ट में देगा? फेवरेबल में देगा सर। सही होगा वो देगा सर। जानते हुए भी जो सर ने चोरी किया है तब भी वो फेवरेबल देगा, वो एडवांस रिपोर्ट दे ही नहीं सकेगा। मतलब वो तो मेरे ऊपर बायस्ड है, वो तो प्यार करता है मुझको, तो मेरे ऊपर अगर बायस्ड है तो उसका ओपिनियन वैसे ही होगा। अब्दुल अगर मेरे ऊपर ओपिनियन देगा तो वैसे ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन केतन अगर मेरे ऊपर ओपिनियन देगा, क्या करेगा? पूरा बर्बाद करके मुझको छोड़ेगा। तो दैट इज अनबायस्ड ओपिनियन। लेकिन ताज कुणाल जो देगा दैट इज क्या है? दैट इज अनबायस्ड ओपिनियन। मुझे बायस्ड ओपिनियन नहीं चाहिए। मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों का ओपिनियन सीख किया। आप लोग सब मुझे मक्खन मारने के लिए बोल दिया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, आपके से तो कोई पढ़ाता ही नहीं है सर। ये क्या अनबायस्ड ओपिनियन है? ना बायस्ड ओपिनियन है सर, वो बायस्ड ओपिनियन है, अनबायस्ड ओपिनियन नहीं है सर। सर केतन को बोलेंगे तो केतन मुझको एकदम बास देके बोलेगा वो बायस्ड है ना अनबायस्ड है? वो भी अनबायस्ड है। नेगेटिव साइड में बायस्ड, कोई पॉजिटिव साइड में बायस्ड। बायस्ड तो बायस्ड ही है। अनबायस्ड क्या होगा? मैं मान लीजिए मैं किसी लड़के को, मैं रोहित राय को आज लाके खड़ा कर दिया, उससे पूछा रोहित मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा? रोहित ओपिनियन दिया घटिया पढ़ाते हैं आप सर। स्ट्रेट वे में बोला घटिया पढ़ाते हैं। वाई? रोहित के पास ये ऑप्शन कैसे आया जो तुम लोगों के पास नहीं आया? रोहित के थोड़ी डर उसका कोई डर है, वो कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज जानता है सर आप मुझे पकड़ ही नहीं सकेंगे, तो मैं जो चाहे आपके खिलाफ बोल सकता हूं। राइट, दैट इज अनबायस्ड ओपिनियन। ऑलवेज अगर खुद के ऊपर इवैल्यूएशन करना है तो अनबायस्ड ओपिनियन फॉलो कीजिए। तो ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब अनबायस्ड ओपिनियन इवैल्यूएशन, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ऑफ क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल books of accounts, financial statement, profit and loss, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts of the entity.
वेदर प्रॉफिट ओरिएंट और नॉट, मतलब बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, छोटा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, खिदीपुर कॉलेज भी हो सकता है, सेंट जेवियर्स भी हो सकता है, सिटी कॉलेज भी हो सकता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। लीगल फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, लिस्टेड कंपनी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। क्यों करता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या देगा ब्रैकेट में? नॉट अ सर्टिफिकेट। क्या है ब्रैकेट में बेटा? रिपोर्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। किसके ऊपर रिपोर्ट देगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रिपोर्ट देगा? वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? मतलब क्या उसमें कोई गलती आपको नजर आ रहा है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। मटेरियल मतलब तात्पर्यपूर्ण, मतलब इंफ्लुएंशियल, सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है मटेरियल। सर एक दिन क्लास में 5 मिनट पहले छोड़ दिया, क्या आपके लिए मटेरियल हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ? नो सर, 15 दिन क्लास नहीं ले रहे हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा? होगा। 15 दिन सर क्लास नहीं ले रहे हैं, मतलब सर का शायद तबीयत खराब हुआ है, दैट इज मटेरियल हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या मटेरियल है और नहीं। हो सकता है 20-25 स्टूडेंट के लिए जो क्लास के लिए क्लास में आते हैं उसके लिए मटेरियल होगा, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट है, वो हम लोग मरे ना बचे उसका क्या है, वो तो एग्जाम कॉपी मार के देगा, उसको कुछ जानना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, वो सिर्फ कॉपी मारेगा और देगा, कॉपी मारेगा और देगा, वही तो उसका जिंदगी है। तो उसके लिए 15 दिन में क्लास ले रहा हूं और नहीं ले रहा हूं, वो क्या मटेरियल इंफॉर्मेशन है? नो, इमैटेरियल है। तो इसको बोलते हैं मटेरियल, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। सर का तबीयत खराब है, सर हॉस्पिटल चले गए, 20-25 दिन सर क्लास नहीं लगेगा, नहीं भाई आप तो ट्यूशन में ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब फंस जाएंगे। मतलब सर का तबीयत खराब, ये आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गया। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट तो किया है लेकिन गलत स्टेटमेंट, तो मैं मिसस्टेटमेंट को और एक भी छोटा इंग्लिश बोल सकता हूं, रॉन्ग, फॉल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है। मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एक गलती, सिग्निफिकेंट गलती हुआ क्यों? आइदर एरर हुआ है और फ्रॉड हुआ है। एरर मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में गलती किया है, वो इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कुछ गलती किया है, दैट इज एरर। ओके, और इंटेंशनली किया है, आप लोग 10 स्टूडेंट अकाउंटेंट मिलकर एकदम बर्बाद करने के लिए रेडी हुए हैं, दैट इज क्या? दैट इज फ्रॉड। तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कोई मिसस्टेटमेंट हुआ है ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर कैसे देखेगा? थ्रू कंडक्टिंग ऑडिट। ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा। कौन ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा? ऑडिटर। ये ऑडिटर कौन होता है? प्रोफेशनल पर्सन। ये प्रोफेशनल पर्सन कौन होता है सर? दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा, ये तो पहला एक्सप्रेस ओपिनियन दे गया, क्या मिसस्टेटमेंट, क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फ्रॉड और एरर के कारण के लिए। दूसरा, क्या financial statement are prepared as per financial reporting framework, applicable accounting standard and general accounting principle। 3 चीज लिखो, financial reporting framework FRM, applicable accounting standards, हम लोगों ने बहुत सारा स्टैंडर्ड्स किए थे ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोला गया है वो स्टैंडर्ड फॉलो करके किया है और नॉट। एंड लास्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने का जो प्रिंसिपल बोलता है वो फॉलो किया है और नॉट। एंड फोर्थ क्या ओपिनियन, थर्ड क्या देगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी। क्या बोल रहा है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्चुअली उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ट्रू एंड फेयर व्यू किसका दे रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज प्रॉफिट और लॉस,
and position of asset and liabilities of the entity. ये कौन काम करेगा? By an independent professionally qualified person known as auditor. Clear or not? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में कोई पॉइंट याद रखिएगा, ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिट जितना अच्छी तरह से समझोगे उतना अच्छी तरह से आप ऑडिट का सवाल लिख सकोगे। जैसे टर्म, क्यों सर आपने इसको टेक्निकल सब्जेक्ट बोला है? देखिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट कारण बोला था बिकॉज यहां पर टेक्निकल वर्ड्स है। आपने लिख दिया है, करेक्ट दिया है और नॉट काट देगा, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू लिखना है। आपने लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना है। आपने लिखा है सिग्निफिकेंट रॉन्ग, नहीं देगा नंबर। आपको लिखना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दैट आर द टेक्निकल वर्ड्स, जो वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। यस और नो बोलिए, यहां तक कोई डाउट? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट में कोई डाउट? बोलिए सर। एक्सप्रेस समझाइए ना। एक्सप्रेस कहां है बोल तो लास्ट वाला पॉइंट। द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज इज प्रोफेशन ना द इंडिपेंडेंट। ऊपर सर, ऊपर। टू एक्सप्रेस अ प्रोफेशनल ओपिनियन। एक्सप्रेस मतलब क्या नाम है तेरा? क्या नाम है बोल? चलिए मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग तो दिन दिन बच्चा होते जा रहे हैं। आप लोगों ने में कोई क्या बताया? पंकज बोला है सर आई लव यू, लेकिन उसने चिट्ठी लिख के नहीं दिया। तो ये एक्सप्रेस जो किया दैट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप जो फील करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग। कुणाल जिंदगी भर जितना लोगों को आई लव यू बोला है, उसके वो क्या करेगा? उसके मन में फीलिंग्स आता है, वो बोल देता है। वो जानबूझ के नहीं बोलता है, उसका मन में फीलिंग्स आता है, ऑटोमेटिकली उसका हार्मोन दिमाग में बोलता है बोलो बोलो आई लव यू, वो बोलता है। एक्सप्रेस करना मतलब है आप जो मानते हैं उसको बोलना। वो लिखित में हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहां पर लिखित में कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को यहां पर मुंह से बोलना पड़ेगा। सॉरी, बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, लिखित होना पड़ेगा। क्या लिखित होगा? ओपिनियन। कुणाल जब किसी को बोलता है वो क्या बोलता है? सर मेरा ओपिनियन है। कुणाल मन में सोच रहा है मैं तो बच गया, आज तक जितना लड़की को मैंने बोला है, मैं सब पूछेगा तो मैं बोलूंगा ओपिनियन दिया था मैंने, सर ने बोला था। इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट, इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? प्रोफेशनल ओपिनियन। तो आ जाते हैं यहां पर। So that is a conducted to express the professional opinion. A लाइन का मतलब है to express the professional opinion, to give a report. Express a professional opinion मतलब to give a report. Clear or not? Yes sir. अच्छा, और कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। सर इसके नीचे वाला जो 2-3 लाइन है सर। बोलिए कहां कहां? सर ऊपर बोलिए सर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ नहीं, ये नहीं देखेगा सर कोई चोरी गलती नहीं हुआ, लेकिन जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है वो आपने फॉलो नहीं किया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांजैक्शन बोल रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने रेट्रोस्पेक्टिव में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया और रेट्रोस्पेक्टिव में इफेक्ट दिया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो बोल रहा है यू कैन गो फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपको अभी प्रोस्पेक्टिव भी देना पड़ेगा। आपको शायद याद है उस टाइम दुर्गा पूजा था, आई थिंक समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, कुछ दुर्गा पूजा था, कुछ ना कुछ टाइम था। आप लोगों को मैं छुट्टी के टाइम कॉलेज में लेके आया था, और कॉलेज में लेके आने के बाद मैंने आप लोगों को डिप्रिसिएशन कराया था। याद है आप लोगों को? दुर्गा पूजा। उस टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बोलिए तो। उस टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? दैट इज पहले साल
मैं उस टाइम रोहित भी था, मैंने बोला था राहुल को, मतलब रोहित का ब्रदर को, मैंने जब डिप्रिसिएशन कराया था वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव सिखाया था, लेकिन आप लोगों के लिए रेट्रोस्पेक्टिव अभी नहीं है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो चुका है। चेंजिंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं किया। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? आपका जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मतलब इंस्टॉलेशन वेजेस से कैपिटल एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। आपने गलती क्या किया? आपने रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बोल के ट्रीट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस था लेकिन आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन आपको करना चाहिए था। दैट इज यू आर वायलेटिंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गोइंग कंसर्न फॉलो करना चाहिए था, आपने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया। यू आर वायलेटिंग द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहिए था, आपने कैश बेसिस में अकाउंटिंग कर दिया। ये एरर नहीं है, ये क्या है? यू आर नॉट फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? क्लियर ताज? यस सर। ओके, और कोई डाउट यहां तक? लड़कियों में और कोई डाउट? नेहा, नीलिमा, नौरीन, है ना? नो सर, नो सर। चलिए, the auditor should exercise his professional competence and judgment while examining the financial information so that he can form opinion on it. क्या कर सकता है बेटा? So that he can form opinion, उसके ऊपर ओपिनियन दे सकता है। कौन सा ओपिनियन, कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। He should satisfy himself that वो क्या ओपिनियन देने से पहले वो खुद को एग्री कराना पड़ेगा, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हाँ, ये मैटर मैंने चेक कर लिया है। एग्जाम से पहले आप क्या चेक करते हैं? भाई पूरा खाता माता रेडी है, नेट में मेरा बैलेंस अवेलेबल है, मेरा घर में कोई उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा खाता पेन पेंसिल एकदम जैसे फॉर्मेट बोला है, दैट प्लीज आप खुद को सेटिस्फाई किए, दैट्स आई हैव प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। तो ऑडिटर ओपिनियन देने से पहले क्या करेगा? फर्स्ट अकाउंट्स वो देके सेटिस्फाई करेगा। अकाउंट्स आर प्रिपेयर बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जर्नल एंट्रीज जो दिया है उसके भी बेसिस में ही अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है। मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है लेकिन उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, नहीं चलेगा। मतलब हर एंट्री का अकाउंट्स में हर एंट्री का बुक्स ऑफ एंट्री होना चाहिए। मतलब अकाउंट्स आर जो प्रिपेयर हुआ है बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ एंट्रीज। दूसरा, एंट्रीज जो रिकॉर्डेड हुआ है, इट इज सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब उसका सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट का मतलब है करेक्टनेस। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ये भी एक टर्म है, एविडेंस के साथ ऑलवेज ये फ्रेज इस्तेमाल होता है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का सपोर्ट में ही एंट्री दिया है। अगर आप लिख देते हैं द एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय ऑडिट एविडेंस, नंबर क्या देगा? लेकिन कोई स्टूडेंट अगर लिखेगा द एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय द अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय द एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नो एंट्रीज omitted to record the books of accounts। सर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। नो एंट्रीज omitted to record the books of accounts। आपने क्या किया? कंपनी का डायरेक्टर का बीबी के लिए एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट कर दिया, आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो ये तो आप बोलेंगे सर मैंने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए थर्ड बोला ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा। ऐसा तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो ऑमिटेड है। ओके सर, रिकॉर्ड तो नहीं किया लेकिन कैश में पेमेंट हुआ है। आप कैश बुक में देख रहे हैं एक लाख रुपए का पेमेंट है, लेकिन जिसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई वाउचर भी नहीं है, कोई एंट्री भी नहीं दिख रहा है। आप मैनेजर अकाउंटेंट को पूछे ये 1 लाख रुपए आया कहां से है एंट्री में? वो अकाउंटेंट बोलेगा सर वो डायरेक्टर को बीबी को गिफ्ट दिया है। बोले आप पूछेंगे क्या ये ऑथराइज था? सर वो तो मुझे पता नहीं सर, मैनेजमेंट ने बोला है करने के लिए, मैंने पता दिया। आपने इमीडिएट एक लेटर लिख के किसको देंगे? मैनेजमेंट को। बोलेंगे डायरेक्टर का बीबी, मतलब
दीपक तमोली का बीबी को आपने ज्वेलरी गिफ्ट किया है 1 लाख रुपया, क्या विद इन योर परमिशन? मैनेजमेंट बोलेगा ये कब हम लोगों ने बोला था दीपक को बीबी को ज्वेलरी देने के लिए? बस आइडेंटिफाई हो गया देयर इज अ फ्रॉड। तो ऑडिटर को भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो ऑमिटेड है। Financial statement do not contain transaction which are not recorded in the books of accounts. Financial statement में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहना चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। मतलब एक लिख दिया है 4 लाख रुपए का सेल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन में दिखा रहा है 3 लाख रुपए का सेल, और ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहा है 4 लाख रुपए का सेल। 1 लाख रुपए एडिशनल कहां से रिकॉर्डेड नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। The financial statements are reliable and reflect the clear picture of the business transaction. The assertion in the financial statement are disclosed properly as per financial reporting framework. First time आप सुने हैं assertion. Assertion मतलब statement, fact. आप जो बोल रहे हैं, आपका वक्तव्य, आपका जो आप बोलना चाह रहे हैं, the fact of assertion in the financial statement. The assertion in the financial statement are disclosed properly as per reporting framework. आपको क्या करना पड़ेगा? As per reporting framework आपको assert करना पड़ेगा। assertion मतलब दावी बांधना है, बोलना मतलब आप जो बोलना चाहते हैं। financial statement में आप दिखा रहे हैं प्लांटन में डेटा 1 लाख रुपया, लेकिन क्या वो प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ है? आप दिखा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, क्या ये प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है? कैसे डिस्क्लोज होना चाहिए? सर ये प्लांट एंड मशीनरी हेडिंग में होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी कौन सा हेडिंग में? सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हेडिंग में होना चाहिए, उससे लेस करना चाहिए सर डिप्रिसिएशन। तो इस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन हुआ है और नहीं? तो असर्शन क्या था यहाँ पर? प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, ये इसको हम लोग असर्शन बोलेंगे। क्या ये असर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोज हुआ है और नॉट? तो असर्शन मींस आप जो बोलना चाह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आप दिखा रहे हैं। असर्शन बंगाल में दाबी, हिंदी में जो आप बोलना चाह रहे हैं, कहना है, आपका जो कहना है असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज किए हैं और नहीं। तो ये था ऑडिटर का पार्ट, जहां पर ऑडिटर ओपिनियन देगा based on that part, based on the satisfying himself, ये फॉलोइंग satisfy करने के बाद ही ऑडिटर ओपिनियन देगा। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या हम लोगों को ऑडिट क्या है बोलने के लिए इतना लिखना पड़ेगा? नॉट एट ऑल, आपको सिर्फ डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा इतना। लेकिन अगर आप ये डिटेल्स करके लिखते हैं तो आपको थोड़ा नंबर ज्यादा मिलता है। लेकिन सर अगर डेफिनेशन में दिया ही 3 नंबर, इतना लिखेंगे, नॉट रिक्वायर, जस्ट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिए। ये आपको कभी लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, मीनिंग ऑफ ऑडिट, क्लियर और नॉट? सर ओपिनियन में सर बी नंबर पॉइंट एक बार बोलिए था सर। कितना नंबर पॉइंट? बी सर। B. The entries are supported by the sufficient and appropriate audit evidence. आप जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर, स्टेटमेंट, रिसीट आपको रहेगा। आपने रिकॉर्ड किया है परचेज 20,000, कोई वाउचर नहीं है, मान लेंगे? तो हर एंट्री का सपोर्टेड वाउचर होना चाहिए। आपको वाउचर चाहिए तो चलो मैं कागज में लिख दिया 20,000 रुपए का परचेज एक साइन, ये क्या एप्रोप्रिएट हुआ ना? नॉट रिलायबल। तो आपको रिलायबल होना चाहिए, कागज में लिखने से नहीं होगा। आप बोल दिया सर ये तो देखिए परचेस ऑर्डर देख दिए, नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको परचेस ऑर्डर के साथ आपको देखना पड़ेगा, आपका गुड्स रिसीव हुआ है तो रिसीव इनवॉइस देखना पड़ेगा, उसके साथ आपने जो पेमेंट किया है तो पेमेंट का वाउचर भी आपको देखना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। यस सर। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का प्रकृति क्या होता है, वो क्या करता है एक्चुअली?
The nature of audit can be discussed in as follows. The auditing is a systematic examination of books of accounts. पागल की तरह यहाँ वहां खोज के नहीं निकालेगा, वो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेगा, मतलब सैंपलिंग टेक्निक। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज करेगा, यस, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके ही एग्जामिनेशन करेगा। The audit is a systematic examination of books of accounts to obtain reasonable assurance. I think मैंने आपको बोला था ये वर्ड, वो क्या obtain करना चाहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना क्यों चाहता है? To obtain reasonable assurance. क्या assurance? Whether the financial statement are free from material misstatement. क्या आपका financial statement free from any significant wrong? Significant wrong को हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, free from material misstatements. Always misstatement लिखने से नहीं होगा, उसके पहले एक prefix लगाना पड़ेगा, that is material. And reflect क्या? True and fair view of the business, and give an audit report and gives an audit report based on his findings. उसका findings के basis पे वो क्या करेगा? Expression of opinion. कुछ देर पहले कोई बंदा मुझे पूछ रहा था express का क्या मतलब, ओके? express का मतलब है expression of his opinion, audit form of audit report. कैसे वो आपको रिपोर्ट देता है? Based on his findings during the audit. ऑडिट के दौरान उसने जो फाइंड फैक्ट्स किया है उसके बेसिस में वो रिपोर्ट देगा, दैट इज एन ओपिनियन। यूजिंग वेरियस ऑडिटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक टेस्ट चेकिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल रिव्यूज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। टेस्ट चेकिंग मतलब हम लोग सब ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। डिटेल चेकिंग, कुछ ट्रांजैक्शन को सब कुछ चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे, दैट इज डिटेल चेकिंग। वाउचिंग मतलब आप ट्रांजैक्शन को ट्रू एंड एट ऑल कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर एग्जामिन करेंगे, वाउच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एट ऑल एसेट लायबिलिटी जो शो कर रहा है वो एसेट लायबिलिटी है और नहीं, वेरीफाई करना चाहिए। आप एग्जामिन करेंगे एज वेल एज वेरीफाई करेंगे। बोल रहा है 20 करोड़ रुपया का लैंड है, आप जाके तो देखेंगे 20 करोड़ रुपया का लैंड है और नहीं। इसके दौरान मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। आप लोग कुछ देर साल पहले सत्यम का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। सत्यम केस में क्या हुआ था? ऑडिटर बोल दिया था कंपनी के पास, हाँ আমি কি করে বলবো বলতো, ঠিক করাবে 3 হয়েছে পড়াবে। और सत्यम केस में ऑडिटर ने, ये आप सुनिए, इट इज डेंजरस केस, ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया ट्रू एंड फेयर व्यू। अचानक पता चला वो जो 20,000 करोड़ रुपया का फिक्स डिपॉजिट था पूरा फॉर्ज था। फॉर्ज था मतलब 20,000 करोड़ का ऑडिट जो वो फिक्स डिपॉजिट दिखा था बैंक में, ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में था ही नहीं। तो ऑडिटर ने बोल दिया ट्रू एंड फेयर व्यू। बाद में ऑडिटर को जब पता चला ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो ऑडिटर को पता रहा, ऑडिटर को बोला कि आपने क्या देखा है? ऑडिटर बोला है मैंने तो उसने फिक्स डिपॉजिट दिया था, सर्टिफिकेट में देखा था, मैंने कर लिया। ऑडिटर हेल्ड लायबल फॉर प्रोफेशनल गिल्टी, उसको जेल में भी जाना पड़ा। व्हाई? इसका कारण क्या है? होल्ड। ऑडिटर को बोला गया था, आप ऑडिटर का ओपिनियन था कि मैंने तो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देखा था, प्रोफेशनली नेग्लिजेंट आइडेंटिफाई हुआ। बोला है इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू टेक अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब 20,000 करोड़ रुपया का बैंक डिपॉजिट आपने बैंक में कंफर्म क्यों नहीं किया? बैंक मैनेजर से आपने कंफर्मेशन क्यों नहीं लिया था? ऑडिटर तो चुप हो गया, उसने तो बैंक से कंफर्मेशन नहीं लिया था।
पूरा फॉर्जरी हुआ, पूरा सत्यम, एक दिन में 4,500 रुपया शेयर प्राइस गिर के 5 रुपए में आ गया था। पूरा मार्केट में हलचल मच गया था। बिकॉज ऑडिटर का जिम्मेदारी बहुत हद तक है। ऑडिटर अगर इस चोरी में बाद में पता चला ऑडिटर भी इन्वॉल्व था, ऑडिटर इन्वॉल्व था, तो इस एक घटना ऑडिटर इन्वॉल्व होने से ही होता है। ऑडिटर को पैसा खिला के रेडी किया था पूरा। ऑडिटर को तो गया, और ऑडिटर था प्राइसवाटरहाउसकूपर्स का, पीडब्ल्यूसी का, और पीडब्ल्यूसी का सेबी ने बोल दिया है कोई लिस्टेड कंपनी 10 साल तक पीडब्ल्यूसी कोई ऑडिट नहीं कर सकेगा। तो पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन लग गया था, बहुत बड़ा झमेला हुआ था। ऑडिटर का ये जिम्मेदारी था, ऑडिटर बैंक से लेके कंफर्मेशन ले, इतना आसान नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई करना चाहिए था। एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू मतलब वो ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेगा, ओवर द पीरियड रेशियो देखेगा, रेशियो का ट्रेंड देखेगा, वहां से वो आइडेंटिफाई करेगा। ये सब डिफरेंट टूल, ये सब टूल्स आपको शानदार सर सिखाएंगे। दैट इज वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, में समझाने के लिए एक बार लिख दिया। बी, the audit is a general, in general is done by the independent chartered accountant or a chartered accountant having certificate of practice। का मतलब है क्या सर आप कोई कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? मैं तो, आप तो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या आप साइन कर सकते हैं? नो। व्हाई? आई एम नॉट इन अ सर्टिफिकेट, आई हैव नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं मेंबर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। सर आप क्यों सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्यों नहीं लिया? इसका एक ही कारण है, मैं कंपनी में, कॉलेज में फुल टाइम नौकरी करता हूं। अगर मैं फुल टाइम नौकरी करता हूं तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले सकता। अगर पार्ट टाइम नौकरी करता तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकता था। सिंस मैं फुल टाइम सर्विस में हूं, मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लूंगा। The audit is done is based on the vouching of transaction and verification of assets and liabilities reflected in the financial statement based on sufficient and appropriate audit evidence। जो मैंने पहले भी कहा था, based on the sufficient and audit evidence, ऑडिटर क्या करेगा? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा। The audit is a critical work का मतलब है detailed review of the internal control system। मैं ही पढ़ाऊंगा about its existence, design and effectiveness। कॉलेज में, इस कॉलेज में शायद हो सकता है जो चाहे ऑफिस में घुस सकता है, लेकिन सिटी कॉलेज में आपको ऑफिस तो दूर की बात, आप कैंपस में घुसने के लिए आपको 4 बार क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। मतलब सेंट जेवियर्स में आप ऑफिस में, मेन ऑफिस में, कैश ऑफिस में जा ही नहीं सकते। दैट इज इंटरनल कंट्रोल। सारा बिल्डिंग में हम लोगों का कॉलेज में एक सीसीटीवी कैमरा है, इंटरनल कंट्रोल। ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो ऑडिटर देखेगा क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के रिलेटेड जो कंट्रोल है, जैसे जो ट्रांजैक्शन करेगा वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, जो कैश के साथ डील करेगा कैशियर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म है। क्या ये कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है? यस और नो? कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो क्या वो डिजाइन क्या है, मतलब किस तरीके से ये कंट्रोल है। फोर्थ, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, वो एट ऑल काम में आता है ना सिर्फ दिखाने के लिए रख दिया है। तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। तो ऑडिटर का बहुत हद तक डिपेंड करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आई रिपीट, ऑडिटर का बहुत हद तक निर्भर करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, कहां तक है वो देखना, उसके ऊपर ऑडिट का क्वालिटी डिपेंड करेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आराम से काम कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर गलत है तो आप कर नहीं सकते, मतलब उस वहां पर गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। The audit is done with the help of the books of account, supporting voucher, document, third party confirmation। सत्यम का केस थोड़ी देर पहले ही बताया था, बैंक फिक्स डिपॉजिट, उसको बैंक से कंफर्मेशन लेना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट और TCWG, दोज चार्ज इन गवर्नेंस, मतलब मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एक टेक्निकल टर्म है। टू द ऑडिटर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो ऑडिट करने से सिर्फ उसको क्या क्या लगेगा, बुक्स और अकाउंट्स को लगेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर लगेगा, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लगेगा, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट उसको लगेगा, बाद दोस्त चार्जिंग गवर्नेंस वो लोगों का इंफॉर्मेशन लगेगा, जिसके बेसिस में ऑडिट कंप्लीट कर सकता है। The audit is done as per the standards of accounts. Auditing is done as per the standard of assurance। इसका मतलब
जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, ऐसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जहां पर ऑडिटर को बोला जाता है हर एक सिचुएशन में ऑडिटर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिपोर्ट देगा, कौन सा सिचुएशन में रिपोर्ट नहीं देगा, किसको इंफॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा, ये सब उस स्टैंडर्ड में लिखित रहता है। ऐसा 20, 25, 30 ऐसा 40 स्टैंडर्ड्स है जो ऑडिटर को मेंटेन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस। तो ऑडिटर को ये सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। गाइडेंस नोट इशूड बाय द आईसीएआई, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडेंस नोट है, तो वो गाइडेंस नोट भी देखना पड़ेगा। तो सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं, उसके साथ गाइडेंस नोट भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल लॉ एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल लॉ, जो लॉ एप्लीकेबल है उसका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी चेक करना पड़ेगा। The audit is completed after preparing the audit report as per prescribed form along with the statutory requirement. The audit is completed after preparing the audit report as per the prescribed form along with the statutory requirement and communicating the report to the client. Audit कब complete होगा? पूरा ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में along with the statutory requirement, जो स्टैट्यूटरीली बोला है और रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, उसको ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ेगा, तभी उसका ऑडिटर रिपोर्ट कंप्लीट होगा। एंड उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट को। ऑडिटर रिपोर्ट लेके बैठे रहे, उसको जमा नहीं दिया तो नहीं होगा। तो रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा और रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर। सो दैट आर द नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नाउ सर, सब काम क्या ऑडिटर ही करेगा? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Responsibility of the management or those charged with governance। देखिए क्या लिखा मैंने, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं जिंदगी में। एक नाम देखा है, क्या लिखा है बेटा? एसे 200, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200, इसका नंबर है। आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट and the conduct of auditing in accordance with the standard of auditing। स्टैंडर्ड का नाम क्या है देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑन ऑडिट। मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ये नाम है एसे 200 का, जहां पर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। वहां से ही मैंने लिखा है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग। मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज अगर आपको पता चल गया मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन आप आराम से बोल सकते हैं। फर्स्ट, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनुसार प्रिपेयर करेगा। ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, ऑडिटर का काम उसके ऊपर ओपिनियन देना है। तो बनाने का काम क्या है? अकाउंटेंट का, ना मैनेजमेंट का। वो अकाउंटेंट को ऑर्डर देगा बनाने के लिए। For designing, implementation and effective operation of internal control system। Internal control system auditor का काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंप्लीमेंट करेगा और उसको ऑपरेशन, मतलब इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग मैनेजमेंट का काम है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एंड फ्रॉड एंड एरर, ये ऑडिटर का काम नहीं है। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर ये मैनेजमेंट का काम है। लेकिन ऑडिटर का काम क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स अगर ऑडिट आपको कोई फ्रॉड एंड एरर पता चला तो प्रिवेंट करेगा नहीं, वो चेक करेगा और ओपिनियन देगा यहाँ पर फ्रॉड और एरर है और नहीं।
लेकिन मैनेजमेंट का काम है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। टू सिलेक्ट प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगा ये ऑडिटर डिसाइड नहीं करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। टू प्रोवाइड ऑल द एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन आस्क्ड और इंक्वायर और रेज्ड और शॉर्ट बाय द ऑडिटर। आप इतना लैंग्वेज ना लिख सकते हैं। टू प्रोवाइड ऑल एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर्स। एनी वन इंग्लिश आपका चलेगा, इंक्वायर्ड, रेज्ड, शॉर्ट, एनी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन आपका चलेगा। ओके, बाबू आया नहीं है, मोबाइल बंद रख। To allow unrestricted access of auditor to obtain audit evidence, इसका मतलब to allow unrestricted access to the auditor to obtain audit evidence। ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया, लेकिन ऑडिटर को आप अकाउंट और एविडेंस कलेक्ट के लिए बाधा दे रहे हैं, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये आपका तो गुनाह कर रहे हैं। आपको ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कैसे करेगा? ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा, अदरवाइज कांट डू इट। ओके, यस सर। नाउ यहां तक कोई डाउट? तो हम लोगों ने क्या समझा? नेचर ऑफ ऑडिटिंग समझा, हम लोगों ने क्या समझा? दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट समझा, नेचर ऑफ ऑडिट समझा, उसके बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट समझा। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, यहां इससे पहले कोई डाउट? इसके पहले कोई डाउट? नो सर, ठीक है। नो सॉरी, नो सर। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, देखो ये ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं लिखा है, ये ऑब्जेक्ट कहां से आपने लिया है? एसे 200। एसे 200 का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव एसे 200 का टाइटल क्या है? ऑलवेज याद रखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। Audit and conduct of audit in accordance with the standard of auditing। ओके, तो एसे 200 में क्या बोला है? जब स्टूडेंट ये फर्स्ट वर्ड लिख देता है एसे 200, 5 नंबर में 2 नंबर ऐसे ही आ जाता है, मतलब स्टूडेंट का क्वालिटी बहुत बढ़िया है जो एसे रेफर कर रहा है। एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट, सब एक साथ बोलो, overall objective of independent audit and conduct of audit in accordance with the standard of auditing। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव को मैं 2 तरीके से डिवाइड करूंगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole is free from material misstatement due to fraud and error। To obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole is free from material misstatement due to fraud and error। To form an audit opinion that financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework, accounting standard, generally accepted accounting principles, and showing the true and fair view of picture of the business operation and position of financial of assets and liabilities। देखो सर, सेम तो हम लोगों ने पहले भी करा था। यस, सेम। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ ऑडिट करने से और ओपिनियन फॉर्म करने से नहीं होगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट कैसे होगा? एज पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट
एंड रिपोर्ट करने से नहीं होगा, आपको रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जैसे एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में बोला है और एज पर स्टैट्यूट टू कम्युनिकेट as required by applicable regulation. Applicable regulation मतलब as per applicable law, मतलब कंपनी फॉलो कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फॉलो कर रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट, कोऑपरेटिव बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो तो कोऑपरेटिव बिजनेस का एक्ट, बैंकिंग का एक्ट, बैंक ऑडिट करते हो तो बैंक रेगुलेशन का एक्ट। तो जो एक्ट में जैसे बोला गया है, जैसे ऑडिटिंग एश्योरेंस में बोला गया है, उसी तरीके से आपको रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। तो 4 काम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव कहां पर बोला है? बुक पे हावी जावी बहुत कुछ लिखा रहेगा, वो मारो गोली, वो सब एज पर ऐसे नहीं है। ऐसे में जो बोला है वही फाइनली ऑब्जेक्टिव है। क्या बोला है? एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, द ऑब्जेक्टिव of the audit can be grouped into primary objective and secondary objective. Primary objective 4 है, क्या क्या? Obtain reasonable assurance, to form an audit opinion, to form an audit opinion, C, to report a financial statement as per reporting requirement, communicate the report. To obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole free from material misstatement due to fraud error. To form an opinion that financial statement as per applicable financial reporting framework छोटा कर देता हूं, नहीं तो और भी छोटा कर दिया, and showing a true and fair view. By obtaining, एक लाइन ऐड कर देता हूं, रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लाएगा? बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, by obtaining sufficient and appropriate audit evidence. ओके सर, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबिलिटी। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबिलिटी। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू detect fraud and error and report as per statutory requirement. मतलब आप fraud and error detect करेंगे, obviously during the course of audit, detect the fraud and errors during the conduct of audit, and report as per statutory requirement. To provide suggestion or those charged with governance to prevent. आप prevent करने का काम मैनेजमेंट का है, लेकिन आप ऑडिट के बाद आप क्या कर सकते हैं? Since you are a professional expertise, आप मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं। To inquire, to ask about the certain transaction and report as per applicable law. कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में आप मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर मैनेजमेंट से पूछताछ करना पड़ता है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट करेंगे। टू कम्युनिकेट अबाउट द डिफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन एंड प्रोवाइड सजेशन देयर ऑन। देखिए, ये पहले ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, रिसेंटली ये ऑब्जेक्टिव ऐड हुआ है, इंटरनल कंट्रोल, बिकॉज आपको तो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा बिफोर कंडक्टिंग ऑडिट। तो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने के बाद अगर आपको कुछ डेफिशिएंसी आपको आइडेंटिफाई किया है तो उसको भी आप कम्युनिकेट करेंगे। टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यूली ऐड हुआ है, पहले नहीं था। क्या करेंगे? फाइनेंशियल जो कंट्रोल है उसके ऊपर भी आपको कंपल्सरीली रिपोर्ट करना पड़ेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड लेंडर्स। किसको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा? शेयर होल्डर्स एंड लेंडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा।
to reduce tax evasion and protect revenue loss from the government. अगर आपका प्रॉपर ऑडिट रहेगा तो आपका प्रॉपर रेवेन्यू प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियसली प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन होगा. टू सेफगार्ड अगेंस्ट कैपिटल इरोशन, आप चेक कर सकेंगे क्या आप कैपिटल से तो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तो कैपिटल आपका इंटैक्ट रहे तो ये भी आप चेक कर सकेंगे. टू एक्ट एज ए मॉरल चेक ऑन द वर्कर फॉर कमिटिंग फ्रॉड, अगर ऑडिटर आएगा आपका मैटर चेक होगा तो ये एक मोरल प्रेशर रहेगा. ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इसलिए आप में बहुत लोग स्टूडेंट क्या नहीं क्लास करूंगा, कुछ करूंगा, कौन क्या करेगा, ठीक है देख के लिखूंगा. सोचो तो अगर ऑफलाइन में स्टार्ट हो जाएगा तो आपका हाल क्या होगा. तो इट इज अ मोरल चेक. ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज नथिंग बट अ मोरल चेक ऑन द स्टूडेंट्स to verify whether the companies follows the CRS, Corporate Social Responsibility of the Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है. क्या ये एक्सपेंडिचर आपने प्रॉपर्ली किया है और नॉट, ये आपको चेक करना पड़ेगा. टू इंश्योर दैट कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, कुछ ऑडिट जैसे कॉस्ट ऑडिट, वहां पर आप देखेंगे कंज्यूमर आप रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट उसको मिल रहा है और नहीं. और टू इंश्योर दैट कंज्यूमर get the product at reasonable price. Beta, it is a purpose of not a financial audit, it is a purpose of tax audit, cost audit. यहां सर हम लोग देखते हैं. तो they are the objective of the independent audit. तो एक common question आता है, what are the nature of the audit, what are the responsibility of the management, what are the objective of independent management audit. That is the secondary objective. यहां तक कोई डाउट? सर ऑब्जेक्टिव को 3 ग्रुप में बांटे हैं, तीनों ग्रुप में डिफरेंस क्या है सर? एक साथ क्यों नहीं कर सकते इसको? तीनों ग्रुप का कारण है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसके साथ अदर ऑब्जेक्टिव्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसके साथ अदर ऑब्जेक्टिव्स. प्राइमरी है हो कोई 4, अगर आपको 3 नंबर दिया गया है तो वो 4 ऑब्जेक्टिव ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 10 अगर दिया है तो आपको सब लिखना पड़ेगा. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपको लिखना ही पड़ेगा. सोशल ऑब्जेक्टिव अगर ज्यादा नंबर देता है तब सोशल ऑब्जेक्टिव. चलो, एनी डाउट, अदर क्वेश्चन, अदर डाउट्स? चलिए, स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्कोप क्या है? The scope of the audit is to determine based on the terms of audit engagement, standard of auditing issued by ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, and the provision governing the statute, Companies Act and 2013. मतलब scope of audit कौन डिसाइड करता है? 3 जगह डिसाइड होता है. एक जो एप्लीकेबल लॉ है वो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो गाइडलाइंस है वो, और आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो. 3 क्या क्या? एक स्कोप, स्टूडेंट स्कोप लिखना शुरू कर दिए, लेकिन उसके पहला एक पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, मेरा ऑडिटर का स्कोप कौन गाइड करता है. स्कोप मतलब कितना हद तक वो काम करेगा, ये स्कोप कौन डिसाइड करता है? 3 लोग. फर्स्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आपके साथ कंपनी का जो एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हुआ था वो लेटर. दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में आपका ऑडिट के बारे में जो स्कोप बोला गया है. एंड थर्ड, प्रोविजन गवर्निंग द स्टैट्यूट इन केस ऑफ कंपनी, द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर एसे 200. देखो सेम ऐसे, तो सेम ऐसे 3 जगह लगेगा, एक नेचर, एक ऑब्जेक्टिव, एक डेफिनेशन और एक स्कोप. तो जैसे ही ये 4 क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से ऐसे 200 का रेफरेंस दे सकेंगे. यस और नो? यस सर. Overall objective of the independent auditor, of the independent auditor and conduct of audit in accordance with the standard of auditing. उसके बाद स्कोप क्या है? फर्स्ट स्कोप, the auditor should obtain reasonable assurance that financial statements are prepared based on reliable information. ऑडिटर क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब
पीएल बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हुआ है वो बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। बी, all aspect of entities financial statement are covered while conducting the audit। आपने सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा है, आपने सिर्फ पीएल और बैलेंस शीट को देखा है, नोट्स ऑन अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया, कैश फ्लो को ऑडिट नहीं किया, नहीं चलेगा। ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो आता है सबको कवर करना पड़ेगा। द ऑडिटर शुड असेस द रिस्क ऑफ द एंटिटी, असेस द ऑडिट रिस्क, मैं ही पढ़ाऊंगा बाद में। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? जो होना चाहिए अगर आप इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, एक्चुअली है कंपनी फ्रॉड और आप ओपिनियन दे रहे हैं कंपनी बहुत अच्छा है, तो दैट इज द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब गिविंग रॉन्ग ओपिनियन। अगर ये रॉन्ग ओपिनियन देते हैं ऑफ द एंटिटी, ऑडिट को असेस करना पड़ेगा ऑडिट रिस्क ऑफ द एंटिटी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट यूजिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर। ऑडिट को रिस्क असेस करना पड़ेगा। कैसे रिस्क असेस करेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर से। आप लोगों का सिलेबस में ऑडिट रिस्क के ऊपर बात किया गया है, लेकिन ऑडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स जो है वो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। The audit should perform the compliance procedure to evaluate the design and effectiveness of internal control। Audit compliance procedure चेक करेगा। क्यों चेक करेगा? देखेगा internal control system कैसा है। To assess the reliability and sufficiency of information, auditor should perform various substantive tests like routine checking, test checking, analytical review, etc. Vouching, verification, ये सब ऑडिटर को करना पड़ेगा। टू असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉमा, to assess the reliability and sufficiency of information, auditor should perform the various substantive test। एक है compliance procedure और दूसरा है substantive procedures। दो प्रकार का procedures है, एक substantive और एक compliance procedure। compliance procedure किस कारण के लगता है? internal control को evaluate करने के लिए। और सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर क्यों लगता है? सर, ट्रांजैक्शन को वाउच एंड वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरियस सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर टू वाउच एंड वेरीफाई द ट्रांजैक्शन, लाइक detail checking, to assess the reliability and sufficiency of information. Reliability of information, auditor should perform various substantive procedure to vouch and verify the transaction like routine checking, test checking, detail checking, analytical review, etc. The auditor is not expected to perform audit duties which are fall outside the scope of his competence. आप ऐसा कुछ ऑडिट का स्कोप में नहीं ले सकते जो ऑडिट का स्कोप से बाहर है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गैसेस का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, ऑडिटर को थर्ड पार्टी का वैल्यूएशन एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट ऑडिटर जाके बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेगा, बिकॉज ऑडिटर तो इंजीनियर नहीं है जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेगा। ऑडिटर अकाउंटेंट का प्रोफेशनल है, उसको थोड़ी पता है बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे होगा, लेकिन वो किसी का थर्ड पार्टी का हेल्प ले सकता है। The auditor is not a valuer, but he is intimately connected with the valuation and verification of asset and liability.
जो मैंने पहले भी बताया है, ऑडिटर वैल्यू नहीं करेगा, इज नॉट अ वैल्यूअर, बट उसको वैल्यूएशन के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड है। व्हाई इंटीमेटली कनेक्टेड है? बिकॉज उसको ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द एसेट लायबिलिटी देना पड़ेगा। आपको एसेट देने के लिए एसेट का वैल्यूएशन करना चाहिए, तो ये वैल्यूएशन तो वो नहीं करेगा, दूसरा कोई करेगा, लेकिन उस वैल्यूएशन जो प्रोसेस अप्लाई किया है वो प्रोसेस को ऑडिटर ऑब्वियसली चेक करेगा। तो ये वैल्यूअर नहीं है, लेकिन वो इंटीमेटली कनेक्टेड विद द वैल्यू। ऑडिटर नहीं है, ये नहीं बोल सकता है जी आपने जो वैल्यू करके दे दिया मैं एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। वो धृतराष्ट्र की तरह आपने पट्टी पहन के नहीं रह सकता है, गांधारी की तरह आपने पट्टी पहन के नहीं रह सकता है। उसको पूरा चीज देखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा के आपने किया है, ये फॉर्मूला क्या रिलायबल है और नॉट, ये चेक करके देखना पड़ेगा। ऑडिटर का इतना रुतबा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज थोड़ा हटके पढ़ाता है, थोड़ा हटके दिखाता है। एक ही रीजन है, उस लोगों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ऑडिट करने के लिए हक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। एनी कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ द ऑडिट, अगर वो बोल रहा है आपको रेस्ट्रिक्ट, वो कौन? मैनेजमेंट बोल रहा है भाई आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना नहीं है, बहुत दूर में मेरा स्टॉक रहता है, आप जा नहीं सकते। अगर ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन? आपका स्कोप। आपका स्कोप मतलब एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, ये स्कोप को आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो दैट आप ऑडिटर क्या करेगा? ऑफ द ऑडिट शुड एक्सप्रेस इन ऑडिट रिपोर्ट एज ए क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इतना बोल दे रहा हूं, ओपिनियन तो दिया है लेकिन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब बोल रहा है सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैंने स्टॉक वैल्यूएशन नहीं किया, वो लिख देगा। डिस्क्लेमर मतलब सर मैंने कोई ओपिनियन देने का लायक ही नहीं हूं, मुझे वो कुछ करने के लिए दिया ही नहीं। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब वो ऑडिट परफॉर्म कर ही नहीं सका, बिकॉज उसको कुछ करने के लिए दिया ही नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब ओपिनियन तो दिया है लेकिन वो दिया है एडवर्स ओपिनियन, बोल रहा है भाई मुझे ये स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए नहीं दिया है, स्टॉक वैल्यूएशन का फिगर सिग्निफिकेंट है, बस वो लिख के छोड़ देगा, रिपोर्ट बर्बाद। तो ये सब ऑडिटर का काम है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस बेस्ड ऑन द रिलायबल इंफॉर्मेशन। देखिए यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कहीं जगह आपको डाउट लग रहा है? सर डी पॉइंट एक बार और बोलिए सर। डी पॉइंट, द ऑडिटर शुड परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीडियर। कंप्लायंस प्रोसीडियर का मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करने का तरीका का ही नाम है कंप्लायंस प्रोसीडियर। सिमिलरली ट्रांजैक्शन को वाउचिंग और वेरिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसीडियर इस्तेमाल होता है उसका नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीडियर। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने के लिए कंप्लायंस प्रोसीडियर, और ट्रांजैक्शन का वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीडियर हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीडियर। क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, नाउ आप बार बार बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। ये इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। ना छोड़ो, ये तक यहां पर रखते हैं। यहां तक कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, ये पार्ट नेक्स्ट दिन हाथ दूंगा, आज नहीं। यहां तक कोई सवाल है तो मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया बेटा? ऑडिट का मतलब, ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का नेचर, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, उसके साथ मैंने रिस्पांसिबिलिटी और मैनेजमेंट, ये आप लोगों को पढ़ा के रखा है। यहां पर देखिएगा टेक्निकल टर्म बार बार यूज करिए। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट का मतलब कंप्लायंस प्रोसीड्योर, इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ये टर्म पढ़िए।
ए से 200 को लिखिए सो दैट आपका ये चीज कवर हो जाए। क्लियर और नॉट? यस सर। डन। तो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? सर बोलिए। सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ओवरऑल होता है, कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जैसे कुछ देर पहले बोला था ना, जो ट्रांजैक्शन करेगा वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, जो कैश हैंडल करेगा वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। आप अगर बैंक में जाइएगा आप देखिएगा जो कैशियर है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, जो सिग्नेचर वेरीफाई करता है वो कैश नहीं देता है, मतलब सबका अलग अलग ड्यूटी एलोकेशन करके रखा है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल मैकेनिज्म। ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आज ट्रांजैक्शन हुआ है 10 दिन बाद रिकॉर्ड करोगे? नो। सो दैट इज अ फाइनेंशियल कंट्रोल। मैनुअल रिकॉर्डिंग होगा ना कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होगा, दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। आप देखिएगा बिग बाजार में एक बार जाइएगा, रिलायंस शॉप में जाएगा तो आप देखिएगा रिकॉर्डिंग हाथ में नहीं होता है, बारकोड में रिकॉर्डिंग होता है, बारकोड स्कैन करके रिकॉर्डिंग होता है, मतलब पीपल के इंटरवेंशन नहीं है, मतलब कंट्रोल पूरा कंट्रोल मौजूद है। सर सिस्टम में अगर ब्रेकडाउन किया है हो ही सकता है, तो ऑडिटर को कंप्यूटर भी जानना पड़ेगा। यस, ऑडिटर को सिस्टम ऑडिट भी जानना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिटर काम नहीं कर सकेगा। और कुछ सर इसका इतना जरूरत क्यों है? सॉरी, ऑडिटर का मतलब बोला ऑडिट करने का इतना जरूरत क्या है? Exactly, ऑडिटर क्या जरूरत है? सर ये खर्चा, और ये तो फ्री में ऑडिटर लोग नहीं करता है, इतना पैसा क्यों लेता है सर? सोच के देखो, तुम्हारा पैसा है, तुम एक बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो 20-25 लाख, आपको लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अच्छा है, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट कितना अच्छा है। इन्वेस्ट करने के 2 महीने बाद पता चला आप ऐसा इन्वेस्टर है जिसके बाद सत्यम का इन्वेस्टर थे आप, पता चला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो फॉर्ज था, ऐसा कोई प्रॉफिट किया ही नहीं था कंपनी का भी, तो आपका क्या होगा? जितना पसीने से आपने जो पैसा पूंजी कमाया था वो तो पूरा बर्बाद हो गया, पूरा चीज समाप्त हो गया आपका। अगर ऑडिटर वेरीफाई करके स्टेटमेंट देता है ना भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आपको मन में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, नहीं सब ऊपर वाले की कृपा में सब ठीक ठाक है। सो ऑडिटर इज आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है, आपके लिए डंडा लेके खड़ा रहता है, कोई भूल भाल तो नहीं है, अगर है तो आपका ओपिनियन हो देगा, नहीं सब उसका ठीक है। दैट इज द ऑडिटर। तो गलत दे सकते हैं ना? सॉरी, ऑडिट भी तो गलत दे सकते हैं ना, अगर वो भी फ्रॉड किया तो? भाई ये तो तुमने सही किया, बाकी आपके लक के ऊपर निर्भर करेगा। ऑडिट अगर फ्रॉड करता है तो ऑडिट का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, परमानेंटली 50 लाख रुपए उसका जुर्माना प्लस परमानेंटली उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, कभी जिंदगी में काम नहीं कर सकेगा। इतना बड़ा रिस्क कोई पागल ही लेगा, कुछ पागल छोड़ के। देखिए एक जगह तो रिलायबल आपको होना ही चाहिए। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अब्दुल? इंजेक्शन क्यों लगाते हो? तो इंजेक्शन में भूलभाल मेडिसिन लगा के आपको मार सकता है। ऑडिटर को आपको रिलाई करना पड़ेगा, सारा दुनिया ऑडिटर को रिलाई करता है, उसको रिलाई नहीं करता है, उसका एक्सपर्टाइज को रिलाई करता है। ऑडिटर ऐसा करेगा क्यों? कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी डॉक्टर भी तो गलत ट्रीटमेंट करता है। प्रोफेशनल है मतलब गलत तो हो ही सकता है, प्रोफेशनल है तो गलत कर ही सकता है, लेकिन चांसेस कम है। क्या गलत है हम लोग नहीं सुनेंगे, ऑडिटर का क्या काम है वो हम लोग फॉलो करेंगे बेटा। जैसे मैंने टैक्स में बोला था, क्या चोरी करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या होना चाहिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर और नॉट? तो ऑडिटर का काम सिंपली ओपिनियन देना, ओपिनियन देने के लिए उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करने के पहले उसको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट के बाद वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करेगा कंप्लायंस प्रोसीड्योर से, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर यूज करके वो वाउचिंग वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, उसके बाद रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट में वो कम्युनिकेट करेगा। यही तो ऑडिटर का काम है, और क्या है।
इसको ही टेक्निकल टर्म में सजा के आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट करके रखा है। बोलिए, कोई डाउट है बेटा आप लोगों का मन में? जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपने ऑडिट भरा है आज, बोलिए एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक लगा सब्जेक्ट को और गलत लगा? सर अच्छा है।